अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूं। एक खसूसी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद काजी साहब। शाहिद काजी साहब से मेरा बात करने का इश्तियाक इस तरह हुआ कि मुझे खास तौर के ऊपर कहा गया कि शाहिद काजी साहब से बच के रहना है। और ये मुझे पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर कुछ दोस्त यार हैं, उन्होंने कहा। तो फिर मैंने कहा यार, इस बंदे से बच के कहने का कह रहे हैं, इसको मतलब है इसके साथ गप लगानी चाहिए, पूछना चाहिए, देखना चाहिए कि मसला क्या है। शाहिद काजी साहब के बाद से क्यों कह रहे हैं कि बच के रहना है। तो शाहिद काजी साहब, वेलकम टू द शो सर। ये बताइएगा कि सर क्यों, पहले अपना तारुफ तो करा दीजिए जरा मेरी ऑडियंस को, क्योंकि आप बड़ी एग्रेसिव किस्म की पोस्ट करते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा होगा कि बच के रहना है, लेकिन काइंडली अपना तारुफ तो कराइएगा। जी, मेरा नाम शाहिद काजी है, ताल्लुक मेरा क्वेटा से है और सियासत में जर्नलिज्म अमेरिकन टीवी एनबीसी न्यूज़ के साथ मैं रहा हूँ 10 साल। ITV न्यूज़ यूके की मैं इनके साथ रहा हूँ 2 साल। फिर उसके बाद जलावतनी और फिर दीगर किस्से। तो मैं असल में इसलिए एग्रेसिव लगता हूँ, मैं असल में इसलिए एग्रेसिव साउंड करता हूँ कि मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, काट पीट नहीं कर सकता हूँ ना, तो इस वजह से शायद एग्रेसिव लगता हूँ मैं। तो जलावतनी की क्या वजह बनी? मेरी वजह तो आपको पता ही है, और मेरे बारे में आज ये वीलॉग नहीं है। और आप जो बात कर रहे हैं, सेम वजह है, हमारे दोनों की सेम वजह है। मेरी स्टोरी जरा थोड़ी सी लंबी है, तो आप अगर कभी दोबारा मौका मिले उस पर खसूसी प्रोग्राम कर लेंगे कि नहीं तो मुख्तसर करके बताएं तो सही। अवाम को एक इंट्रोडक्शन जरूर मिलना चाहिए, हमारे ऑडियंस को, क्योंकि आगे मैंने बड़े टफ क्वेश्चन करने हैं आपसे, तो बैकग्राउंड तो क्लियर होना चाहिए। तो फिर आपको भी तैयार रहना चाहिए, अवाम को भी तैयार रहना चाहिए। हाजिर है, हाजिर। प्रॉब्लम यही है कि जो NBC न्यूज़ के दौरान ऐसा कुछ सीन बना कि मेरी जो ब्यूरो चीफ है वो अमेरिकन खातून थी। उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि यार ये सब लोग अपनी अपनी स्टोरियां जब करते हैं, कहानियां लिखते हैं, न्यूज आर्टिकल लिखते हैं, तो उसमें मिलिट्री सोर्स का भी जिक्र करते हैं, तो तुम मेरे लिए कोई मिलिट्री सोर्स क्यों नहीं ढूंढ के देते हो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं मिलिट्री सोर्स ढूंढ देता हूँ। तो मेरा जो बहनोई है वो जरा कमीना सा बहनोई है मेरा, क्योंकि वो गुलखान है मर्दान का। तो उसका एक दोस्त था, मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी था और ISI में फिर वो गया, वो उसका ताल्लुक भी मर्दान से था। वो दोनों ग्राई थे मतलब ना, तो कलीवाल थे हमारे पश्तो में, मगर आप ग्राई थे। तो उससे मैंने कहा कि यार इस तरीके से मेरी ब्यूरो चीफ कोई कनेक्शन मांग रही है, तो नाम लेना जायज है क्या? मैं नाम ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, नाम अगर आप लेना चाहते हैं तो क्यों नहीं। तो उसने कहा कि यार ये मर्दान से मेजर कमाल खान है, जो उस वक्त मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्वे में था, 311 ऐसा कुछ सर्वे था, और फिर बाद में वो ISI में गया। तो कहा कि यार कमाल से बात करते हैं। खैर कमाल हमारे शोरूम आता जाता था इससे मिलने के लिए। तो फिर कमाल से मैंने बात की, मैंने बोला यार हमारी ब्यूरो चीफ उसको एक ISI का कोई मिलिट्री इंटेलिजेंस का सोर्स चाहिए। वो कहती था कि मैं भी जब कभी लिखूं रिलायबल सोर्स फ्रॉम विद इन द मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI ऑन एट द एनोनिमिसिटी कंडीशन ऑफ फलाना, वो जो जुमले लोग लिखते हैं ना। तो मैंने इनको इंट्रोड्यूस कराया, मैंने बोला भाई ये सोर्स है। तो फिर उसने कमाल का कोड नाम रखा आमिर के नाम से। तो मैंने तो सोचा कि ये इसको यूज करेंगे खाली अपने सोर्स के लिए। वो गेम उल्टी चल पड़ी, गेम ऐसी उल्टी चल पड़ी कि ये अपने सोर्स मांगने के लिए उसको कहती थी, वो सारी वो कहानी फिट करता था जो पाकिस्तान आर्मी का नैरेटिव है ना, जो भी हो रहा है अमेरिका से बुला के, अमेरिकन को बुला के, उनको चंगा खिला पिला के, बकरे को पहले खिला पिला के, पानी पिला के ताजा करते हैं, उसके बाद जो उसको लाल करते हैं। तो अब मैं बीच में सैंडविच बन गया। मैं बीच में ऐसे सैंडविच बना कि ये दोनों जो बात करते थे, मैं बीच में कि भाई नहीं भाई ये सच नहीं है। अब मैं वो भी ना बोल सकूं, मैं कुछ कर भी ना सकूं, तो हालात मेरे लिए बिगड़ते गए। तो फाइनली इन्होंने मेरे से
पहले तो सिर्फ और सिर्फ आपको पता है, ये पूछते हैं कि यार अमेरिका से कौन सा जर्नलिस्ट आ रहा है, यूके से कौन सा आ रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने हालात खराब करने इस तरीके से शुरू किए कि फलां जो है वो मोसाद का एजेंट है, जर्नलिस्ट की शक्ल में आ रहा है। अच्छा। फलां जो है CIA का एजेंट है, वो जर्नलिस्ट की शक्ल में आ रहा है, तुमने हमारे साथ कोऑपरेट करना है। तो कोऑपरेट का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा इनको ये बोलो भाई ये कल जा रहे हैं कराची प्रेस क्लब जा रहे हैं, या कल इस्लामाबाद में फलाना स्टोरी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो हद से बात बढ़ती गई। वो आपने स्टोरी तो सुनी होगी डेनियल पर्ल वाली, जी, किस तरीके से उसको बेला पुसला करके ले गए। तो इस किस्म की डिमांड शुरू हो गई ना कि आप ये फलाने को बड़ा मशहूर और मारूफ एक कॉरेस्पॉन्डेंट है NBC न्यूज का, रिचर्ड एंगल नाम है उसका। तो इन्होंने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की कि ये असल में यहूदी है। रिचर्ड एंगल फुल अरबी भी बोलता था क्योंकि लबनान में शायद उसने शादी की थी और उसका घर लबनान में था। तो इन्होंने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की। फिर मेरी ब्यूरो चीफ भी कहती थी हाँ ये यहूदी है, ये यहूदी है। तो बहरहाल इन्होंने ऐसा कि भाई इसको तुम किसी तरीके से पेशावर लेकर आओ। अच्छा। मैंने बोला यार उसके पासपोर्ट पे लिखा है ओनली वैलिड फॉर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, में कैसे लेकर आऊं? बोलो वो हमारा काम है। ये डेनियल पर्ल के असैसिनेशन के बाद का वाकया से पहले उन्हीं दिनों में। सॉरी आपकी बात सही है, डेनियल पर्ल के मरने के बाद ये वाकया, क्योंकि फिर मैं चुकन्ना हो गया ना, आप यादयानी का शुक्रिया, तो मैं चुकन्ना हो गया ना थोड़ा कि यार ये कोई स्टोरी। वो कह रहे थे कि आप लोग जब पेशावर कारखानों की तरफ जाओगे वहां हम आपको चेक पोस्ट पे रोक लेंगे, ठीक है, हम आप सबको गिरफ्तार कर लेंगे और फिर ले जाएंगे आपको, तो हम मतलब रेस्ट हाउस ले जाएंगे और इसको हम डिपोर्ट करवा देंगे। लेकिन हकीकत बात यह कि डिपोर्ट करना इनका मकसद नहीं था। मैंने जब वो डेनियल पर्ल वाले वाकये पे, आसिफ कुरैशी हमारे साथ काम करता था, आसिफ कुरैशी BBC में था, कराची का जर्नलिस्ट है। तो आसिफ कुरैशी डेनियल पर्ल के साथ फिक्सर था। तो मुझे, अब आसिफ कुरैशी हमारे साथ था NBC में, ये वजाहत भी बाद में आया था। तो फिर मैंने 2 and 2 टुगेदर किया। मैंने कहा यार शायद पंगा नहीं ले, ये तेरे को किसी मुसीबत में डालेंगे ना। तो ऐसे छोटे छोटे वाकयात, ऐसे एक था जेम्स मतलब वो तो आपने सुना होगा क्योंकि फौजियों से आपकी दोस्ती है कि इंटेलिजेंस वाले अपने सगे भाई के भी सगे नहीं होते, तो उनके ऊपर एतबार नहीं करना चाहिए, एतबार नहीं करना चाहिए। और मेरे अंदर अल्लाह ताला ने कोई ऐसी हिस्स डाली हुई है, ऐसे मेरे को मतलब छठी हिस्स जिसे कहते हैं ना, बंदे को पता लग जाता है कि यार देयर इज समथिंग फिशी ना, दाल में कुछ काला है। उधर तो दाल ही काली है, लोग कहते हैं अक्सर ना, पूरी दाल ही काली है। तो खैर मैं वही तो कह रहा हूँ कि मेरी स्टोरी लंबी, इसलिए शॉर्ट में अगर मैं बताऊं आपको कि बस उधर से फिर मेरे ताल्लुकात खराब होना शुरू हुए क्योंकि मैं बहाने बनाने लग गया। जब मैं बहाने बनाने लग गया, जो मेरी ब्यूरो चीफ थी वो इनको बता देती थी कि वो शायद वाज नॉट एग्रीड, ही सेड नो दैट्स टू डेंजरस टू गो और फलाना टू गो ना। तो बस फिर मेरे साथ वही सिलसिला हुआ जैसे अक्सर लोगों के साथ होता है, और तशद्दुद और ये और वो, और कोऑपरेट करोगे और सादे कागजों पे दस्तखत लेना, फलाना फलाना। मैंने जितने लोगों से बात की जो मेरे कॉन्फिडेंस में थे, मेरे एतबारी लोग थे NBC में। मेरा बेस्ट फ्रेंड है अल जजीरा में आजकल, इंग्लिश में, कैनेडियन है वो, उससे मैंने मशवरा किया। सबने मुझे यूं बोला, यू कैन नॉट फाइट विद द स्टेट, पाकिस्तान आर्मी इज द स्टेट, यू कैन नॉट फाइट विद देम। हर एक ने मुझे यही कहा। उन्होंने कहा कि बस जान बचाओ और निकलो इधर से, क्योंकि मैं अपनी जान की मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं आपको सच बात दूं, मुझे कोई परवाह नहीं थी। मेरी बच्चियां जो है ना, एक 3 साल की थी, एक मेरा ख्याल है 6 साल की थी, और मेरी शादी भी मतलब उस हमारे फैमिली में ऐसी हुई कि मेरी वाइफ भी मेरे से काफी उम्र में कम थी। मैंने सोचा कि यार शायद तू तो चला जाएगा, पीछे इनका जो है इस माशरे में फिर गुजारा नहीं हो सकता। आप जानते हैं हमारे माशरे को। तो फिर मैं उनकी खातिर मैंने कहा चल भाई, कमर पे लादा अपना गड्डी और निकल पड़ा ना। वीजे मेरे पास सारी दुनिया के थे। मैं अमेरिका,
यूरोप, यूके, मैं उस जमाने में घूमा फिरा हूँ जो जिस वक्त लोग सोच भी नहीं सकते थे ना, मतलब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आने में, और फिर मैं यही सेट हो गया। आप सॉरी, मैंने कोशिश बहुत की, जैसे कि हमारे बलूचिस्तान के बहुत सारे लीडरान ने कोशिश की कि वो चल सके, वो सिस्टम चेंज कर सके, लेकिन ये शायद मैं इस पे आता हूं। अब फिर आप यूके आके सेटल हो गए, और भी बहुत से भाई हैं, उनसे बातचीत होती है, यहाँ भी डर के रहते हैं। यहाँ भी पहले, इससे पहले के बलूचिस्तान के मसले पे आए, यहाँ भी यूके में भी डर के, क्योंकि यहाँ भी ये पीछे पड़ते हैं, और यहाँ पे अभी मेरे ऊपर हमला हुआ, शहजाद अकबर पे हमला हुआ, पता चला तो आपको इस किस्म के कोई हमलों का आपको सामना करना पड़ा है यहाँ पे बरतानिया के अंदर? मेरे साथ जी 2-3 इंसिडेंट हुए, सारी पुलिस रिपोर्ट्स मेरे पास है। मेरे घर पे हमला हुआ, फिर पुलिस ने मेरे घर पे, पता नहीं इनका कोई सिस्टम होता है, ब्लू लाइट या ऐसा कुछ करके कहते हैं, उसमें ये होता है कि अगर आपके घर से कोई भी फोन जाए तो वो फौरी लेस देन 5 मिनट में वो आपके घर पर पहुंचते हैं। तो उन्होंने वो मार्कर मेरे घर पे लगाया, तो मतलब बेगैरत इतने थे, इतने बुज़दिल थे, सॉरी मेरी लैंग्वेज आपके वीडियो के लिए, वो इतने मेरी भी ऐसी होते लैंग्वेज है, कोई टेंशन नहीं है, बोले वो आप। इतने बुज़दिल होते हैं ना कि नए नए बाजार से नए नए हथौड़े खरीद के ना, कि उनके ऊपर वो स्टिकर भी लगा हुआ था प्राइस का, जैसे नहीं पाउंड स्टोर में मिलते हैं। जी जी। तो वो थोड़े घर के बाहर आया, थोड़े फेंके, घर का शीशा तोड़ा, गाड़ी के मेरे शीशे तोड़े और भागे। मैं घर से निकल के उनके पीछे भागा, ओ रुको, ओए वो बगैर, तो वो भाग जाते थे। मतलब ऐसे सामने आके लड़ो भी तो कोई बात है ना, मेरे साथ आओ, लड़ो मेरे साथ। तो शीशे विशे तोड़ के, गाड़ी के शीशे तोड़ करके, मतलब एक तरीके से बच्चों को अरेस्ट करते थे ना, मतलब बच्चे तो डर जाते हैं, आपको पता है, घबरा जाते हैं कि क्या हो गया। 1-2 दफा फिर रोड पे मेरे साथ यही हरकत हुई, मैंने गाड़ी को रोका और 6-7 बंदे, और ट्वीट भी मैंने काफी की उसके बारे में पिछले अपने ट्विटर अकाउंट से, क्योंकि मेरे ट्विटर अकाउंट तो आपको पता है 5 अकाउंट बंद हो चुके हैं ऑलरेडी। मेरे पिछला अकाउंट मेरा 22,000 फॉलोअर्स के साथ था, वो भी बंद हो गया। तो रोड पे भी मेरे साथ ये वाकया हुआ, 7 बंदे आए, उनकी मैंने वीडियो बनाई, तस्वीरें ली, पुलिस को प्रोवाइड की। बात वही पे खत्म आ जाती थी कि तहकीकात कर रहे। आप भी तो यूके में अब रहते हैं, आपको पता है ना, ये तहकीकात कभी खत्म नहीं होती। मैं तो लकी हूं कि आखिरकार 11 लोग अरेस्ट हो गए और 8 जो है वो प्रोसिक्यूट किए जा रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है कि मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, और मेरे तो उनको बेल भी नहीं मिली, आपको पता है, हमारे केस के अंदर, और सीरियस इशू भी है और मेरी और एक्सट्रेडिशन के लिए। लेकिन मेरे ऊपर बात नहीं, आज शायद भाई अब मुझे समझ आ रही है कि आपसे मुझे बात ना करने का मशवरा क्यों दिया गया। कुछ नाम आपने लिए और अब मुझे बात बड़ी वाज़ेह समझ आ रही है कि क्यों कहा गया। सर, बलूचिस्तान का मसला आपकी नजर में, बलूचिस्तान में 2 डेमोग्राफिक चेंज फौज ने की कि जनाब बलूचिस्तान में बलोच तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो पख्तूनों को वहां पे आबाद किया जाए और उनको सपोर्ट किया जाए, और पख्तूनों ने बड़ी हद तक जो पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट, जिसको रियासत बोला जाता है, स्टेट बोला जाता है, उसका साथ भी दिया। लेकिन अब वो साथ देते हुए नजर नहीं आते, अब वो फासला जो है वो इख्तियार करते हुए नजर आते हैं। इस डेमोग्राफिक चेंज का जो मॉडल है, ये इजरायली मॉडल है या कश्मीर का, जो भी मॉडल आप इसको बोलना चाहो, एक तरफ ये इल्जाम लगाया जाता है और दूसरी तरफ बलूचिस्तान का एक एक्चुअल मसला है। आप इस मसले को किस नजर से देखते हैं, दोनों चीजों का खात्मा लगाते हैं, क्योंकि आप पख्तून सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं या उनकी नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन आपके दोस्त, सारी बात है, बलोच भी होंगे। किस तरह देखते हैं इस मसले को आप? देखिए, जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है ना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप मीडिया में चले जाएं, आपको पता है, ये जैसे बुराक चैनल है या पीटीवी टाइप के चैनल जो होते हैं, ये उन एलिमेंट्स को हाईलाइट करते हैं कि जो प्रो पाकिस्तानी है, जो प्रो आर्मी है। आपको मिसाल के तौर में एक एग्जांपल दूं, मुझे कभी हामिद मीर अपने प्रोग्राम में नहीं बुलाएगा, कभी नहीं बुलाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं वो बातें करूंगा जो फौज की पॉलिसी के खिलाफ होंगी। तो मीडिया पे और लोगों को पंजाब में या दूसरे जगहों में मीडिया की जानिब से तासुर दिया जाता है, जैसे अनवारुल्लाह काकड़ के थ्रू, अनवारुल्लाह काकड़ के ऊपर भी मैं आपको 1-2 बातें बताऊंगा, या ये जो आजकल नई क्या नाम है इसका, तानिया बाज़ई टाइप के लोग,
इनको चैनलों से उजागर करना, ये जो आजकल मुशीर बना हुआ है वजीर आला का, ये बाबर यूसुफजई, ये मेरे जमाने में कैंट के अंदर मिलिट्री अकाउंट्स में क्लर्क था। अच्छा। ये क्लर्क था, ये क्वाड से आया था, ये इसकी फैमिली क्वाड की फैमिली है। तो आपको पता है कि ज्यादातर पश्तूनख्वा वाले आर्मी में और ब्यूरोक्रेसी में ज्यादा हैं। ये वहां पे क्लर्क था। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता, ये जो अपने आप को कासिम खान सूरी कहता है, इसका असल नाम मोहम्मद कासिम है, इसके साथ मिला और फिर कासिम के थ्रू ये क्या नाम है उसका, सरदार यार मोहम्मद रिंद के पाँव में बैठा रहता था। आहिस्ता आहिस्ता करके इसने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तक खुद को पहुंचाया, आज मुशीर बना हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि जो बातें मीडिया पे आपको सुनाई दे रही है पश्तूनों के बारे में, या जैसे आपने 2 डेमोग्राफिक्स की बात की, वो बजाहिर तो आपको मीडिया पे और हर जगह नजर आएंगी। ऑन ग्राउंड में आपको सिचुएशन बताता हूं, मैं किसी भी अपने दोस्त यार को खतरे में नहीं डालूंगा, अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डालूंगा। मेरी फैमिली में हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर्स हैं, मेरे दोस्तों में हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर्स हैं। आप यकीन करें, हम जब आपस में बैठते हैं, आप उनकी बातें सुने, आप कानों को हाथ पकड़ेंगे, वो किस तरीके से बेजार हैं इस हिकमत अमलियों से, इस फौज की पॉलिसियों से, मगर वो बेचारे बोल नहीं सकते। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जो एनपी का वजीर है ज़ुमरक अचकज़ई, ये कोयटा कैंट में रहता है। जब ये घर जाता है या वापस आता है, और बाजार में तो खैर खुला है, इसके साथ कम से कम 24 बॉडीगार्ड पिकअप में पीछे बैठे होते हैं। उनमें M16 भी उनके हाथ में होती है, क्लाशनकोव भी होती है, 223 भी होती है, और डाकुओं की तरह उन्होंने अपने वो लगाए होते हैं। ये कैंट के अंदर जाते हैं, मदरसा रोड के ऊपर इसका घर है, और वापस आते हैं। अब इसी रोड पे मेरा दोस्त, वो एसएसपी है पुलिस का, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो एसएसपी है पुलिस का, जब वो शाम को ड्यूटी खत्म करके घर जाता है, सरकारी उसके पास ब्लू कलर की लैंड क्रूजर है छोटी, उसके साथ एक गनमैन पीछे सरकारी यूनिफॉर्म में बैठा होता है। उसको एमपी चेक पोस्ट पे रोकते हैं और उसे कहते हैं सर गनमैन अलाउड नहीं है। अच्छा, उसके स्टार नहीं देख रहे हैं क्या भाई? उसके स्टार तुम्हारे ऑलमोस्ट फुल लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर है, वर्दी में बैठा हुआ है। तो वो बेचारा, मतलब उसने खुद ये मेरे से बातें की है। उसने कहा कि यार मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई इस वर्दी की कोई इज्जत है? नहीं है। नहीं सर, आपकी रिस्पेक्ट हमारे आंखों में है, गन की इजाजत नहीं है। तो कहता है, फिर मैं उसको एग्जांपल्स देता हूँ कि वो जो 2 दर्जन गार्ड लेके फिरता है, जैसे ज़ुमरक टाइप के लोग, ये दूसरे लोग, उनको क्यों इजाजत है? बस सर आप तो जानते हैं, सर आप तो जानते हैं, मतलब और कोई उनके पास। यार, एक ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर के साथ आप एक गनमैन नहीं छोड़ते हो कैंट में, और आप अपने जो पपेट्स है, जो कठपुतलियां हैं, उनके साथ 2 दर्जन बॉडीगार्ड क्लाशनकोव के साथ कैंट में घूम रहे होते हैं। तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन टोटल डिफरेंट है। आप किसी भी आम, जितने मेरे दोस्त हैं, वो चाहे पीटीआई में थे या दूसरी पार्टियों में थे, ये सब डर के मारे चुप है। जब मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल खोला, जब मैंने प्रमोशन अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे भेजी, सब ने मुझे 90% ने मुझे कहा, काजी साहब आप जानते हो हम तो बोल नहीं सकते, हम जो है मतलब वो एक अननोन अकाउंट से आपका लाइक और वो किया करेंगे, यहाँ हालात बहुत खराब है। ये पश्तूनों की मैं बात कर रहा हूँ। बलूच तो चलो बेधड़क उसको लाइक भी करते हैं या जो भी करते हैं, पश्तूनों की ये हालत बन गई है कि वो बेचारे इतने डरे हुए। ये मेरा आपसे अगला सवाल है कि पश्तूनों ने जो पंजाबी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि पंजाब का सबसे ज्यादा लोग हैं तो सबसे बड़ा उनका डोमिनेंट, वहां पे थॉट प्रोसेस भी उन्हीं का डोमिनेंट है, जो पंजाबी पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को अनेबल किया पश्तूनों ने बलूचिस्तान के अंदर, खासतौर के ऊपर के पीके में भी जीटी रोड के पठानों ने यही किया, उनको उसका क्या सिला मिला है शायद काजी साहब? आपने लफ्ज इस्तेमाल किया अनेबल, एनेबल, उनको उनके हाथ मजबूत किए हैं, उनके हाथ मजबूत किए हैं, जो इनेबल किया, इनेबल किया, उनको हाथ मजबूत किए आपने, फौज के हाथ मजबूत किए आप लोगों ने, मजबूत किए हैं। देखिए, मैं जाती तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने एक
राहदारी जिसे हम कहते हैं, नॉन ड्यूटी पेड कस्टम गाड़ी जो होती है, उसकी एक राहदारी ISI या MI से लेने के लिए इन्होंने उनका साथ दिया है, सिर्फ एक राहदारी के लिए। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं कि जो मशहूर है कि अफगानिस्तान के तालिबान मुल्ला मोहम्मद उमर के जितने असासे या जितने पैसे उसके पास थे, वो इस बंदे के पास थे जो कोयटा में रहता है, ठीक है ना। कोयटा में अगर आप उसकी जायदाद, बिल्डिंगे, उसके बागात देखो ना, तो आपको यकीन नहीं आएगा, इतना अमीर कबीर आदमी है वो, पश्तून है मिसाल, ठीक है ना। वो बॉर्डर से वेस्ट से प्राडो लेकर आया, और उस जमाने में ब्रिगेडियर था ISI का सदीक, ब्रिगेडियर सदीक, उससे उसने राहदारी ली, परमिट लिया। अब मैं होती है सर, उसकी कोई लीगल वैल्यू तो नहीं होती ना, वो आपको लिख के दे देते हैं ये हमारा सोर्स है, इसको गुजरने दो, गाड़ियां गुजर जाती हैं। ये फैसल नसीर भी आपके पास, फैसल नसीर भी कोयटा में आपके पास सेक्टर कमांडर था, इस पे इंक्वायरी थी डर्टी हैरी के ऊपर कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का कारोबार कर रहा था, पूरे पाकिस्तान में भेज रहा था। यही बात, कौन कारोबार कर रहा था मैं बताता हूँ आपको, वो भी बताता हूँ। मेरा शोरूम था कोयटा में, अभी भी है। तो मैंने इससे सवाल किया, मैं इसका नाम नहीं बोलूंगा, मैंने सवाल किया, मैंने कहा यार आपका ये कोई दौलत का हिसाब है, कोई अरबों खरबों होगा? बोला अल्हम्दुलिल्लाह, दाढ़ी भी है, बड़ा जबरदस्त। तो मैंने बोला यार समझ नहीं आई कि जो गाड़ी आप उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ 20 लाख रुपए में, 25 लाख रुपए में खरीद सकते हो, तो आपको जरूरत क्या है ये 7 लाख की पराडो वहां से ला करके वेट से और फिर ये राहदारी बनाना? बोला तुम नहीं समझोगे काजी साहब। मैंने बोला क्यों? बोला इसका अपना एक रोब होता है, इसका अपना एक स्टाइल होता है। तो अब अंदाजा करो यार, आप अंदाजा करो, एक आदमी के पास 1 खरब रुपए पड़े हो बैंक में, और वो सिर्फ वो क्या बोलते हैं आप लोग पंजाबी में भी, एक अपना टोर जमाने के लिए, अपनी मुर्गी के लिए अगले की कौम की भैंस मार रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। तो ये इस किस्म के पश्तून जो है, इसी तरीके से मनी एक्सचेंज वाले हो गए, इसी तरीके से हुंडी वाले हो गए, हवाले वाले हो गए, गैर कानूनी जो चालिया का कारोबार करते हैं, जो पान पराग जो आता है इंडिया से, जो उसका काम करते हैं, जो स्मगलिंग का काम करते हैं, गाड़ियों के पार्ट्स लाना, इंजन लाना, टायर लाना, गाड़ियां लाना, ये सब उनकी ताकत है। क्योंकि इसके बदले उनको आसानी से स्मगलिंग की इजाजत, हुंडी की इजाजत, हवाले का इजाजत, इलीगल मनी एक्सचेंज सेंटर्स खोलने की इजाजत, इलीगल तामीरात करने की इजाजत, इन सब के बदले उन पश्तूनों को, वो पश्तून फौज को कंधा देते हैं, इन सब मराहत की वजह से। आप किसी बलोच को देख लो, कोयटा में कोई बेचारे को इन्होंने इजाजत दी है कि तुम रात को 20 ट्रक चमन से कोयटा पहुंचाओ, सारे गाड़ियों की इंजन, गाड़ियों के पुर्जे, टायर, बैटरियां, कंप्यूटर्स, ये लोड होके आती है। एक ट्रक का मेरे दोस्तों ने हिसाब बताया कि एक ट्रक में तकरीबन 80 लाख का सामान होता है, तो एक रात में 16 करोड़ रुपए का माल अंदर आता है, फिर वो जाता है पूरे पंजाब में, सिंध में, हर जगह फैलता है ना। अब अंदाजा करो, तो वो लोग हैं जो इनेबल करते हैं, जो उनको पावर देते हैं, जो उनका साथ देते हैं, क्योंकि उनके अपने बेनिफिट्स आ रहे हैं। उनको स्मगलिंग की इजाजत मिली हुई है, उनको 2 नंबर इमारतें बनाने की इजाजत दी हुई है। कोयटा के मौजूदा हाई कोर्ट में बैठे मौजूदा जस्टिसों ने गैर कानूनी तामीरात की हुई है। मैं इनके नाम लेना शुरू करूं तो मेरा ख्याल है कि कल तक तो मैं रहूंगा भी नहीं। ऐसे तो शायद भाई साहब इसका मतलब है कि फौज को जो फौज के हाथ मजबूत जो है, वो जो फौज की पॉलिसी हमेशा से रही है कि यहाँ पे पख्तूनों को लाके उनको सपोर्ट करके बलोचों के खिलाफ खड़ा किया जाए, डिवाइड एंड रूल किया जाए, जो कि कॉलोनियल साम्राज्य पॉलिसी थी, वो कामयाबी से आज दिन तक चल रही है? नहीं सर, कोई कामयाबी नहीं है उसकी। मैं आपको मिसाल देता हूँ कामयाबी क्यों नहीं है। ज्यादातर जो पश्तून, जो लोकल पश्तून है बलूचिस्तान के लोकल, ज्यादातर की जो है शादियां बलोचों की शादियां उन खानदानों में, उनमें रिश्तेदारियां हैं, तो वो कभी भी
ये नहीं सोचेंगे, जो लोकल पश्तून है, मैं बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि मैंने बलोच को नुकसान पहुंचाना है या मैंने बलोच के खिलाफ खड़ा होना है। ये कितना भी जोर लगा ले, कितना भी जोर लगा ले, कभी जान अचकज़ई टाइप के लोग शुरू हो जाते हैं, कभी महमूद खान अचकज़ई टाइप के लोग शुरू हो जाते हैं, ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए। एक जमाने में मैं मंजूर पश्तीन से बातें करता था, मेरी गपशप थी, जब उसने किला सैफुल्लाह में आ करके ये बयानात दिए पीटीएम वालों ने कि पश्तून इलाके जो है उसको खैबर पश्तूनख्वा के साथ मिला दिए, मेरे इख्तलाफात शुरू हो गए। मैंने बोला भाई इधर डिवाइड वलाइड वाला चक्कर नहीं लाओ, हम पश्तून और बलोच अगर एक घर है, आधा बलोच है आधा पश्तून है। मैं उस वक्त से इनसे 2014 से लड़ता हुआ आ रहा हूँ। 2014 से 2018 तक मेरा ताल्लुक था मंजूर पश्तीन के साथ, लेकिन इन बातों पे फिर मैंने उसको भी मतलब वो कर दिया, रद्द कर दिया। मैंने कहा पश्तून और बलोच की बात इधर नहीं करो, पश्तून और बलोच एक है। ये पॉलिसी उन पैसे से चल रही है। शायद काजी साहब, बलूचिस्तान के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो तो खरबों के अंदर हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर हैं, और असल में तो ये जो चिल्लड़ बेचे जा रहे हैं, पख्तूनों को दिए जा रहे हैं, वहां पे लोकल पश्तून को दे के उनको अपने साथ में ला के साथ चलाया जा रहा है। एफसी के अंदर भी, बलूचिस्तान की फ्रंटियर कोर जो है उसके अंदर भी आपको पख्तून मिलेंगे, वो खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, ठीक है, वहां से, हाँ, वो वहां से आते हैं। पंजाबी मिलेंगे आपको और पख्तून मिलेंगे, ठीक है। अब जो बलोच आप मिलेंगे वो भी इधर के डेरा गाजी खान के। मैं एक दो बलोचों से मिला हूं एफसी वालों से, वो ये डेरा गाजी खान के। बिल्कुल। तो ये तो क्लासिक डिवाइड एंड रूल प्रिंसिपल तो वो यूज कर रहे हैं, लेकिन असल में तो जो स्टेट जिसके ऊपर फौजी माफिया का कब्जा है उसके ऊपर तो खरबों के असासे हैं, जो वो डायरेक्ट चाइना को और कनाडा को, बारों बार दुनिया को, अभी अमेरिका को ऑफर कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है सर, इस सिचुएशन के अंदर बारों बार ये अपना सौदा कर रहे हैं, और बाहर से ही जो है ये अपना सारे का सारा जो इनका सिस्टम है वो जबरदस्त चल रहा है। तो ये तो मॉडल वर्क्स फॉर देम, तो इसका मतलब है क्या, वो कामयाबी से अपना जो है काम जारी रखे हुए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर आप अगर तारीख को देखें ना, ये जो रेकोडेक का किस्सा था, एक इनका एग्रीमेंट कैंसिल हुआ, इनके ऊपर केसेस हुए, दूसरा हुआ, ये तो अभी तक कोई भी कामयाबी से नहीं चला है। ठीक है, मिनरल पर बलूचिस्तान की ये चुरा रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, और बलूचिस्तान का जो कोयला जाता है उसमें फौज का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। मेरे 3-4 दोस्त हैं जिनकी अपनी कोल माइंस हैं, संजावी में, दुखी में, लोरलाई के पास, ये इवन मुस्लिम बाग में, उनके मुस्लिम बाग में तो सॉरी क्रोमाइट के, उनके जो बकायदा उनसे पर ट्रक टैक्स लिया जाता है सिक्योरिटी के नाम पे, क्या मैं सिक्योरिटी नहीं दोगे तो तुम्हारे को ये मार देंगे, फलाना कर देंगे। तो आपकी बात सही है कि बलूचिस्तान का सोना, तांबा, रेकोडेक वगैरह जैसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ये लोग बेच रहे हैं। जो परसेंटेज पाकिस्तान के नाम पे मिलती है ना, वो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जेब में जाती है, क्योंकि हमें बलूचिस्तान में तो वो कहीं भी नजर नहीं आ रही ना। आप बलूचिस्तान में 100 मील गाड़ी चलाओ, आपको कोई स्कूल नहीं नजर आएगा। मेरे पंजाब से दोस्त आते थे, तो मैं जब गाड़ी का टैंकी फुल करता था, वो बोला क्यों रास्ते में नहीं है? मेरे बोला नहीं, रास्ते में सिर्फ हमको ईरानी डीजल मिलेगा ना, और या ईरानी पेट्रोल मिलेगा। फिर हम 100 मील जाते थे, वो हैरान होते थे, बोला इतनी बड़ी जमीन है खाली पड़ी है। मैंने बोला आप लोग का शुक्रिया है भाई, आपका सियालकोट में गया था उसी दोस्त के साथ, तो 12 मील तक मैं गिनता रहा सिर्फ फैक्ट्रियां। मैंने बोला ये देखो हमारे पास एक फैक्ट्री भी नहीं है। तो बात ये कि जो बलूचिस्तान के मादनियात वसाइल के जो पैसा आ रहा है उसका तो 1% भी बलूचिस्तान पे नहीं खर्च हो रहा है। सारा पैसा तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जेब में जा रहा है, या जो इनके कठपुतलियां हुकूमत में आते हैं, अरबों खरबों के फ्रॉड, क्या बोलते हैं, गबन करते हैं। आपने वो तो देखा होगा इंटरव्यू उसका, जुल्फकार मक्सी का जो गवर्नर था, खुल्लम खुल्ला उसने कहा। उसके बारे में लतीफा मशहूर है कोयटा में कि ये नैब का जो दफ्तर था ना, ये कोयटा कैंट के अंदर था। तो जब बोला, जब इसके ऊपर नैब के केस बनाए कोई, मेरा ख्याल है कोई 5 अरब के केस बनाए, कुछ ऐसा फिगर में नहीं लेना मुझे इस पे, इसको दफ्तर बुलाया, आया बड़े मजे से, सिगार बैठ के पी रहा था। तो उन्होंने बोला कि भाई ये केस है। बोला अच्छा फिर क्या करना है? उन्होंने बोला आप इतने पैसे सरेंडर, यानी कि जितना गमन का इसका केस था करप्शन का, उसका गालबन 10% बताया कोई मेजर साहब ने उसको, कि 10%। उसने जेब से चेकबुक निकाली, साइन किया, बोला ये ले।
रवाना हो गया। मतलब आप मैंने उसी टाइम दोस्तों को कहा, मैंने कहा यार ये 5 अरब मुझे दे दे, मैं भी इनको 5 करोड़ दे दूंगा, कोई मसला नहीं है ना। तो ये हालत है, ये हालत है। ये तो फौज के अंदर भी सोच है कि बलूचिस्तान जाओ, एफसी के अंदर पोस्टिंग कराओ, तेल स्मगलिंग के करो, या हेरोइन के ऊपर जाओ और पैसा कमाओ, 1 अरब रुपया कमाओ, जीएचक्यू तो लाजमी तुम्हें पकड़ लेगा, फौजियों को पकड़ लेगा। उधर मानो कि सर मैंने 1.5 करोड़ रुपया आपको दे सकता हूँ, 1.5-2 करोड़ रुपया जमा कराओ, फौज से भी तुम्हें निकाल देंगे, लेकिन तुम्हारे पास अरब रुपया पड़ा होगा, तुम डीएचए में घर खरीदो, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू करो। ये तो मैंने फौज के मेजरों को कहते सुना और करते देखा है, और मैं जाती तौर के ऊपर उनको जानता हूँ। लेकिन सर मुझे एक बात बताएं कि तेल की स्मगलिंग के अंदर बलूचिस्तान की जो है वो, और जो हेरोइन की इस वक्त स्मगलिंग, पूरी दुनिया का कैपिटल, ग्लोबल कैपिटल है हेरोइन का इस वक्त, वो पाकिस्तान है। और बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त मेरे पास एग्जैक्ट इलाके भी हैं, मेरे पास उनकी लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजरी भी है, उसमें मैं डिटेल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट करने वाला हूं। लेकिन आप बताएं, आप लोकल हैं, उसमें फौज का क्या किरदार है सर? सिर्फ फौज का ही नहीं, आप सुन के हैरान हो जाओगे, आप बोलोगे यार ये अब ये शाहिद काजी बहुत लंबी लंबी छोड़ने लग गया है ना। नहीं नहीं सर, आप बोले, खुल के बोले। यार उसमें अमेरिकन सीआईए तक इन्वॉल्व है, इनके अमेरिकन जो आते हैं ना, वो तक इसमें इन्वॉल्व है, इस ट्रेड में। आप फौज की बात कर रहे हैं, मैंने आईएसआई के दफ्तर में अमेरिकन अच्छा खासा शलवार कमीज और दाढ़ी, अपने आप को पश्तून बना के, पठान बना करके इनके साथ देखा है, इनको जाते हुए देखा है। जो इलाके आप बता रहे हैं मुझे ना, उन इलाकों में जाते हुए देखा है इनके साथ। तो ये बहुत लंबा हाथ है इनके साथ, ये सिर्फ अकेले नहीं है इस ट्रेड में। ये तो प्रॉक्सी वॉर्स के फंडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं ये ड्रग के पैसे। ये तो बात तो बहुत बहुत लंबे तक है, ऐसे ही तो नहीं खामखा अमेरिका इनके सर के ऊपर हाथ रख के बैठा हुआ है। और उसमें फिर जिस अफसर का जितना चल जाए दाव, वो अपने जेब भी भरता है, जारी बात है। भाई मेन सवाल ये है अपना आदिल भाई, मेन सवाल ये है कि एक बंदा मोटरसाइकिल पे एक टायर लेकर के आ रहा है, चमन दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, वो उसको तो आप रोक लेते हो। ये जो 10 ट्रक रात को निकल रहे हैं भरे हुए, आप इसको क्यों नहीं रोक रहे हो? अच्छा, अब खुदा जाने उस ट्रक में ऊपर टायर पड़े हैं, नीचे पता नहीं 2 टन हेरोइन पड़ी हुई है, हमें क्या पता है। बात ये है ना, जब क्लियरेंस मिलती है तो क्लियरेंस मिलती है। एक जमाने में पूरा नाम मुझे उसका याद नहीं, एक जमाने में कोर कमांडर कराची उस्मानी साहब जो है, ठीक है, उस्मानी जी, उनके साथ वजीरिस्तान का एक मेजर था, एसएसजी कमांडो, उसका लास्ट नेम वजीर मेरे को याद है, बाकी मैं भूल गया उसका नाम। उसका नाम वजीर था। मेरे को एक दूसरे दोस्त की मार्फत वो मिला, उसने मुझे बोला यार मेरा एक काम करना है। मैंने बोला वो बोलो, हुक्म करो। ये कोर कमांडर के साथ जो अटैच होता है, मुझे उसका रुतबा नहीं मालूम, लेकिन जब तक जी एडीसी स्टाफ ऑफिसर था नहीं, वो सारी सिक्योरिटी उसके हाथ में थी, कराची कोर सिक्योरिटी ऑफिसर था। ठीक। तो कमांडो मेजर था, एसएसजी यूनिफॉर्म में होता था, वजीर नाम था उसका। तो मेरे किसी दोस्त के थ्रू मिला, उसने तारुफ कराया होगा कि मेरा दोस्त है, क्वेटा का है और ऐसा गाड़ियों का काम करता है, फलाना करता है। तो उसने मुझे कहा कि यार मुझे एक सर्फ चाहिए गाड़ी क्वेटा से, वहां से। मैंने कहा ठीक है, ले आऊंगा, मिल जाएगी। कहता है कि आप ऐसे करो, अभी मौजूदा वजीर है बलूचिस्तान गवर्नमेंट में, उसका मैं आपको नाम बता रहा हूँ। बोला आप ऐसा करो, वो गाड़ी जो है वहां से वेश से, इसका नाम है वजीर अब्दुल खालिक अचकजई, ये रिटायर कैप्टन है आर्मी का। अच्छा। अब्दुल खालिक अचकजई रिटायर कैप्टन है आर्मी का। बोला ये गाड़ी तुम उसके घर ले जाना, नॉन ड्यूटी पेड गाड़ी है, ठीक है। मैंने वो गाड़ी वेश से सौदा वोदा मैंने किया। मैंने उस बंदे को बोला, हम लोग लगड़ी बोलते हैं जो डिलीवर करते हैं गाड़ियां, मैंने लगड़ी को बोला ये इसको अब्दुल खालिक, कैप्टन अब्दुल खालिक के घर पहुंचा दो। गाड़ी कैप्टन अब्दुल खालिक के घर खड़ी थी। इस मेजर ने मुझे कराची से, कराची एक्साइज ऑफिस की नंबर प्लेटें, कंप्यूटर की स्लिपें, गाड़ी की बुक मेरे को टीसीएस में भेजी। यानी कि गाड़ी नॉन ड्यूटी पेड थी, कराची में रजिस्टर हो गई, इसका नंबर प्लेट, कागजात,
और सब चीजें मुझे टीसीएस में आ गई। बोला अब ये लगा के इस प्लेटो को, ये गाड़ी मेरे को कराची में चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर दोस्त के साथ गया, ये गाड़ी वहां से चमन से ड्राइव करके हम कोयटा ले आए। वहां से जब आप गाड़ी लाते हो, आप उसका लाजमी ऑयल फिल्टर चेक करते हो, क्योंकि वो बड़े अरसे से वहां खड़ी होती है। गाड़ी का सर्विस ऑयल फिल्टर करा। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा यार मैं ड्राइवर के हाथ गाड़ी भेज रहा हूँ, एक प्रॉब्लम है कि जो उथल में कोस्ट गार्ड का चेक पोस्ट है, वहां ये गाड़ियों का कागज मागज पूछते हैं, तो कोई मसला तो नहीं होगा। उसने कहा कि नहीं यार, आप ड्राइवर को छोड़ो, आप खुद आ जाओ, यहाँ बैठेंगे, गप्पे शप्पे भी मारेंगे और बातें भी करेंगे। मैं उथल कोस्ट गार्ड को फोन कर दूंगा, वहां आपको टी ब्रेक मिलेगा, आप टी ब्रेक करना। और अच्छा, मैं ऐसे हैरान हो गया ना, मैंने कहा कि भाई ये कहता है कि वहां आपको टी ब्रेक मिलेगा, और मैंने उसको ये कहना है कि यार ये मेरा दोस्त कोयटा गया है, वहां से बॉर्डर से इसने गाड़ी में नए टायर डाले हैं और ये वापस आ रहा है, तो ऐसा ना हो रास्ते में इसको कोई प्रॉब्लम हो। मतलब ये से कहा कि मैं इसको नहीं बोलूंगा स्मगल्ड गाड़ी और फलाना है। बहरहाल, मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं खुद अपने ड्राइवर के साथ आया उथल कोस्ट गार्ड पे। नहीं, कैप्टन आहद बैठा हुआ था। मैं फर्स्ट टाइम जिंदगी में वो शीशे वाले, वो चमकीले शीशे वाले दरवाजे में दाखिल हुआ। मेरा हमेशा से ये शक होता था, आम कोयटा वालों के शक होता है, सिपाही आपसे गाड़ी के कागजात लेता है, उस कमरे के अंदर जाता है, तो लोगों में तासुर ये था कि इनके पास एक कंप्यूटर लगा हुआ है जिसमें लोग चेक करते हैं गाड़ी के कागजात। यार मैं कसमें नहीं खाता, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी जुबान पे यकीन करें। मैं फर्स्ट टाइम उस कमरे के अंदर गया, कैप्टन आहद साहब ऐसे वो झूलने वाली कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे, एसी लगा हुआ था, उथल में बड़ी गर्मी होती है, सामने टीवी स्क्रीन था। और पता नहीं उस जमाने में तो ये चीजें भी नहीं थी जो आजकल नेटफ्लिक्स पर ये चीजें चल रही, इंडियन फिल्म चल रही थी उसके ऊपर। मेरे सारे वो ख्यालात उड़ के, मेरे बोला अरे हम तो समझते थे कि इधर कंप्यूटर कागज चेक होते हैं और सीपीसी और एपीएल पता नहीं किस किस को फोन होते हैं ना। कैप्टन साहब ने बोला बैठे बैठे आपका फोन आया था कोर कमांडर हाउस से तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई रास्ते में? मैंने कहा नहीं, चाय आया, बिस्किट आया। अच्छा, बोला आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैंने कहा नहीं। बोला कितने में मिले टायर आपको? वही वाली स्टोरी। मैंने बोला टायर बड़े अच्छे मुझे सस्ते मिल गए पर टायर। मैंने कंपेयर टू कराची मैंने 24,000 रुपए पर टायर बचाए। बोला ये तो बड़ा जबरदस्त है यार, तो आप अपना फोन नंबर दे, कभी हमें भी जरूरत होगी। आप यकीन करो, ऐसे इज्जत से चाय शाय पिला करके फिर मैं वो गाड़ी लेकर गया कराची। ऐसी हजारों तो नहीं, ऐसी दर्जनों स्टोरी है मेरे पास। शायद काजी साहब ये ज़हनी गुलामी है कि आप पूरा बलूचिस्तान समझता है कि अंदर पता नहीं केड़े कंप्यूटर सिस्टम, पूरा पाकिस्तान समझता है कि ये कितने एडवांस्ड अंदर बैठे हुए फौजी, लेकिन अंदर यही काम चल रहा है जो आपने बताया, टी ब्रेकें चल रही हैं, चल रहा है सिस्टम। एक ज़हनी गुलामी के अंदर जो है वो खौफ के बुत बना के ये जो निजाम चल रहा है, ये आपको क्या लगता है कब तक चलेगा? जो लेटेस्ट सिचुएशन है, अब जाफर ट्रेन एक्सप्रेस में फौजी बैठे हुए थे, जो पुराना अटैक हुआ और जो अब 24 तारीख को हुआ है कैंट के अंदर हुआ है, और जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं इस वक्त, हालात ये हैं कि जो मेरी इतलात है, मुझे बताइएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, कैंट और जो गैरिजन जो किले बनाए हुए, इन्होंने चौकियां बनाई हुई है, उससे शाम के वक्त के बाद बाहर निकलता ही कोई नहीं है फौज का बंदा, पुलिस नहीं निकलती, 100% नहीं निकलता। तो ये निजाम फिर कब तक चलेगा? लगी होती है पुलिस के, 1-2 पुलिस स्टेशन है, हना पुलिस स्टेशन है, और इस तरफ ये किली नासरान है कैंट के अंदर। किली नासरान के रास्ते पे यहाँ पुलिस की पिकेट लगी होती है। ये पुलिस वाले बेचारे तो आपको पता है कुर्बानी का बकरा बनते हैं, उनको तो ड्यूटियां लगी होती हैं। बाकी जो है आपकी बात 100% सच्ची है कि रात के टाइम अभी ये इनका निकलना बंद हो गया है। और पता नहीं कोई दूसरा सवाल था, मैं भूल गया। हाँ, मैं जवाब उसका देता हूँ। सबसे ज्यादा क्रेडिट मैं, देखो मेरे बहुत इख्तलाफात थे इमरान खान के साथ, मेरे बहुत इख्तलाफात थे,
एक क्रेडिट मैं उस बंदे को देता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने फौज को और फौज के कारनामों को इतना नहीं एक्सपोज किया जितना इमरान खान ने किया, और किसी ने नहीं किया। ये पीपल्स पार्टी वाले 2-2 बार 3-3 बार इक्तदार में आए, नवाज शरीफ वाले 2-2 3-3 बार इक्तदार में आए, लेकिन हर बार चुप करके बैठ गए। एक वाहिद ये ऐसा बंदा है, इसने बोला कि अच्छा मेरे को चुप करा रहे हो, तो उसने इनकी वो कर दी, वो जुमला मैं नहीं बोलूंगा ना, सारे दुनिया में एक्सपोज हो गए। अब जो सोशल मीडिया या जो भी इनको एक्सपोज करते हैं ना, ऐसा कभी मैंने नहीं देखा। मैंने पंजाब में जिंदगी में फौज को गाली पड़ते नहीं देखा, लेकिन मैंने 2007 में देखा। 2007 में मैं इमरान खान के साथ वुकला मूवमेंट में था, और जो फौजी खड़े होते थे कई लोग गालियां देते थे। मैं ऐसा हैरान होता, मैं इस्लामाबाद में फौज को गाली दे रहे हैं लोग। तो ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है इस वजह से। क्या इमरान खान बलूचिस्तान का मसला हल कर सकते हैं अगर आजाद होकर वजीर आजम बन जाए तो? यार मैं तो इसी खुशफहमी में मैंने इमरान खान को ज्वाइन किया था ना, मैंने इसी खुशफहमी में ज्वाइन किया था। उस वक्त तो वन पेज हो गया ना, बाजवा आपने घेर लिया, उसने घेर लिया। अब जो इमरान खान आएगा, जिसकी आंख तक इन्होंने जाया की है इस फौज ने, और जिस तरह वो निकाले जाने के बाद उसने कहा था मैं खतरनाक हो जाऊंगा, और अब जो उसकी फिलॉसफी है, जो उसके मतलब इन्होंने पूरा जोर और प्रेशर लगा लिया और सौदा नहीं कर रहा, डील नहीं कर रहा। अब जो इमरान खान आएगा वापस पावर में इंशाल्लाह, और अगर वो पावर में आता है तो क्या अब जो इमरान खान है उसके ऊपर बलोच एतबार करेगा और वो बलोच का मसला हल कर सकता है? और बलोचिस्तान के मसले का हल है क्या सर? सर बलूचिस्तान तो उस जगह तक पहुंच गया मेरी राय में कि अब बलूचिस्तान का सिर्फ और सिर्फ आजादी चाहिए। बलूचिस्तान को इस नहज तक इन्होंने पहुंचा दिया है कि अब बच्चा बच्चा नफरत करता है। यार आप किस छोटे से बच्चे, किसी आप जाओ मेरे साथ बाय रोड चलो, किसी बलोच इलाके में चलते, किसी बच्चे को भी रोको तो वो भी पाकिस्तान मुर्दाबाद ही बोलेगा आपको। कोई पाकिस्तान का वो नहीं है, ये सिर्फ ये टीवी पे बैठ के या कठपुतली मिनिस्टर्स है, सरफराज बुख्शी टाइप के ये लोग करते हैं। बाकी ऑन ग्राउंड सिचुएशन डिफरेंट है। लोग इस हद तक पहुंच गए कि वो बोलते हैं अब हमने रहना ही नहीं, हम भूख से मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमें आजादी चाहिए। वहां पे सिचुएशन ये है। मैं आपको इमरान खान की बताता हूँ। इमरान खान को मैंने कोयटा बुलाया 2009 में। 2009 में मैंने कोयटा बुलाया और हमने उसको नाम दिया जैसे नहीं आगाज याकूब के बलूचिस्तान टाइप का नाम दिया हम लोगों ने। वो मेरी उस वीडियो में भी है जो मैंने अभी लेटेस्ट किए। वाहिद तकरीर का मैं आपको हवाला देता हूं। बलूच रिपब्लिकन पार्टी का सेक्रेटरी जनरल था, उसे भी हमने बुलाया था। उसके ये अल्फाज थे, उन दिनों की बात है, उसके ये अल्फाज थे, ये 2009 की बात है सर। 2009 में उसके अल्फाज थे, वो कहता है ना हम पाकिस्तान को मानते हैं, ना हम पाकिस्तान के आईन को मानते हैं, ना हम नवाज शरीफ को मानते हैं, ना जरदारी को, ना फौज को। हमारी एक थोड़ी सी उम्मीद, ऐसे उसने उंगली से कहा, एक थोड़ी सी उम्मीद इस बंदे से है, इमरान खान से। तो आप यकीन करें कि वहां लोगों की आंखों में आंसू आ गए कि यार ये कैसी बात इसने कर दी। तो ये इतनी बड़ी बात थी उन दिनों में कि आदमी बोले कि यार ये बंदा जो पाकिस्तान से ना आइन को मानता है ना कुछ ना, और ये कह रहा है कि हमें इतनी सी उम्मीद इस बंदे से है कि ये हल कर सकता है इस मसले को। लेकिन फिर वही हुआ, फौज और काफ लीग और सारे लोटे छोटे सारे भर्ती होने शुरू हो गए। मेरी इमरान खान की लड़ाई इसी बात पे शुरू हुई। मैंने बोला यार ये इसको दिन रात हम इन लोगों को गालियां देते हैं, तुम इनको पार्टी में ले रहे हो, किसी को सदर बना रहे हो, किसी को क्या बना रहे हो। बोला शायद तुम्हें सियासत की समझ नहीं है। मैंने बोला मेरे को मुनाफकत की बहुत अच्छी समझ है, मेरे को सियासत नहीं आती है। बोला नहीं ये इलेक्टेबल्स है फिल्म। मैंने बोला यार बस फिर मेरा और आपका गुजारा नहीं, अगर आपने इलेक्टेबल्स पे ही चलना है। वो तो कीमत इमरान खान खुद अदा कर रहे हैं। इस 3 साल से मैंने लोगों को यही कहा, मैं जेल में बैठ के सोच रहा हूँ कि यार जो लोग मुझे बातें करते थे वो सच कहते थे। आज कहाँ है सारे डब्बू शब्बू, कहाँ है आज ये सारे, कहाँ चले गए?
वक्त कम है और बातें बहुत ज्यादा हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि सिलसिला, और कमेंट्स में अजीज अरमान आप भी बताइएगा कि सिलसिला कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि एक मालूमात का खजाना है शायद काजी साहब के पास और हमने तमाम बातें जाननी है। लेकिन आज के पॉडकास्ट में ऑलरेडी 45 मिनट्स हो गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे इसको पार्ट 1 समझ के रोका जाए, और बहुत से मसले हैं जो बातें हैं उनके ऊपर शायद काजी साहब से जो है वो हम बातचीत करें। लेकिन शायद काजी साहब ने अपना भी यूट्यूब चैनल बनाया है जिसके ऊपर वो अपनी जो है वो बातचीत सामने रखते हैं। तो शायद काजी साहब आपको अगर हमारे जो नाजरीन हैं वो ढूंढना चाहें, लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे, लेकिन आप खुद भी बता दें कि सोशल मीडिया पे आपको कहां पे जो है वो फॉलो किया जा सकता है, सब्सक्राइब किया जा सकता है। सर सोशल मीडिया ट्विटर पे मेरा अकाउंट तो काजी शाहिद 786 @काजी शाहिद 786 है। यूट्यूब पे है द अनम्यूटेड वॉइस शाहिद काजी, उसके ऊपर है। और आपके आपकी आपके कंधे पे रख के मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा अगला प्रोग्राम बलूचिस्तान के बारे में है। कि जो ये लोग जो मीडिया पे आके ट्विटर पे आके कहते हैं ना, ये बलूच लड़कियां, ये देखो ये दहशतगर्द है, ये बंदूकें, ये ट्रेनिंग दिखा रहे हैं वीडियो की, तो मैं उनको बोलना चाहता हूं कि ये क्यों मजबूर हुई है। जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स है, मारंग है या समीदीन है या बीबो है, उनको तो तुम लोग जेलों में डाल देते हो। फिर जब लोग मजबूर होकर पहाड़ों का रुख करते फिर तुम उनको पुरानी तस्वीरें लगा कि ये देखो ये वहां पे खड़ी थी, ये फलाना था। आज भी मैंने एक ट्वीट का जवाब दिया है, मैंने बोला अगर तुम इस तरीके से पुरानी तस्वीरें लगाओगे तो फिर तो शहीद अकबर बुख्ती भी जिना के साथ खड़ा था, हाथ मिला रहा था। फिर तो डॉक्टर अला नजर भी मेडिकल का गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर था, स्टूडेंटों के साथ खड़ा था। ये तो तुम लोग मजबूर करते हो लोगों को क्यों पहाड़ों पे चले जाए। वो क्यों पहाड़ों पे जाती है। सॉरी आपका टाइम ज्यादा ले लिया। नहीं शायद भाई बिल्कुल ठीक है। और अब अजीजा ने लिंक्स शायद काजी साहब के सोशल्स के, उनके यूट्यूब के खास तौर के ऊपर डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका चैनल सब्सक्राइब करें। बातें शायद पाकिस्तान में, पंजाब में लोगों को कड़वी लग रही हो, लेकिन ये हकीकत जानना बहुत जरूरी है। मसले का हल तभी हो सकता है जब मसला आपको पता हो। आपको मसला हमेशा जीएचक्यू के लेंस से दिखाया गया और बताया गया है, लेकिन मेरे ख्याल में अब तो वक्त आ गया है कि हकीकत क्या है वो जानी जाए, और इसलिए सिलसिला जो है वो चलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शायद काजी साहब आपका। कोई बात नहीं, आखिरी जाते जाते हजरत उस्मान का एक कॉल बोलता हूँ इन लोगों के लिए जो आपने कहा ना हमें जानना चाहिए। तो उन्होंने फरमाया था कि इफ यू डोंट नो द सिन यू विल फॉल इनटू इट। तो अगर आपको एक चीज पता ही नहीं है तो आप उसके अंदर गिर जाएंगे। तो पता होना चाहिए। आप बेशक अदील से इख्तलाफ करो, शायद से इख्तलाफ करो, लेकिन जानो तो, सवाल तो उठाओ कम अज कम। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया शायद काजी साहब।